हेलो एवरीवन, ये है हमारा ग्रामर प्रैक्टिस सेशन नंबर 11 और रोज़ की तरह हम आज भी 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको ये 10 क्वेश्चन टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए हो तो हमारे व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर लेना, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया ही हुआ है। और आपके इन 10 में से कितने क्वेश्चन पहले से सही हैं या आपको कितने आते थे वो कमेंट करके जरूर बताना। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आज का वो कह रहा है, सो रेयरली शी अटेंड्स क्लास दैट हर क्लासमेट्स हार्डली रिमेंबर व्हाट शी लुक्स लाइक। मतलब इतना रेयरली वो क्लास अटेंड करती है, उसके क्लासमेट्स भी उसको ढंग से पहचानते नहीं है। सो रेयरली, आप इस कंसेप्ट को देखो, ये सेंटेंस की शुरुआत कर रहा है और रूल है, हमारा एक टॉपिक है इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। और इन्वर्जन ये कहता है कि अगर आपने सो के साथ कोई भी एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब लिख करके सेंटेंस की शुरुआत की तो उसके बाद आपको इन्वर्जन लगाना पड़ेगा। इन्वर्जन लगाने का मतलब है हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी और सेंटेंस का सब्जेक्ट उसके बाद में लिखा जाएगा। इसका नाम है इन्वर्जन, ठीक है, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। ठीक है, इन्वर्जन कब यूज़ करेंगे? जब भी सो के साथ एडजेक्टिव या एडवर्ब लिख करके हम सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर हमने सो के साथ रेयरली लिखा है, रेयरली एक एडवर्ब है, तो यहाँ पर इन्वर्जन बनेगा। इन्वर्जन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसकी हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी पड़ेगी। अब हेल्पिंग वर्ब तो इसके अंदर है ही नहीं, यहाँ पे तो अटेंस लिखा हुआ है। अटेंस लिखा हुआ तो टेंस कौन सा है? तो टेंस तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगी? डू या डज। शी के साथ क्या लगेगा? डज, तो हमें वो डज यहाँ पर एक लिखना पड़ेगा, शी से पहले यहाँ पर आएगा तो सेंटेंस बनेगा सो रेयरली डज शी अटेंड। अटेंड में से ऐसा हट जाएगा क्योंकि डू या डज के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। ए पार्ट में हम ये सारे करेक्शन कर रहे हैं। सो रेयरली डज शी अटेंड क्लास दैट हर क्लासमेट्स हार्डली रिमेंबर्स। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप सो का यूज़ करके और सो के साथ एडजेक्टिव या एडवर्ब लगा करके सेंटेंस की शुरुआत करोगे तो वहाँ पे इन्वर्जन लगेगा। इन्वर्जन का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। आई होप कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। The project is progressing good, but the manager still feels it's behind the expected schedule. प्रोजेक्ट अच्छी तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है लेकिन मैनेजर को लगता है कि अभी भी कुछ ना कुछ पीछे चल रहा है। देखो भैया, प्रोजेक्ट यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है और इस वर्ब के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है गुड। बहुत छोटी सी गलती है कि प्रोग्रेसिंग वर्ब है। अब वर्ब की विशेषता बतानी है तो क्या आना चाहिए? एडवर्ब आना चाहिए, जबकि गुड अपने आप में एक एडवर्ब नहीं है। गुड तो अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है। इसका एडवर्ब बनाना है तो आपको वेल लिखना पड़ेगा, यहाँ पे वेल लिखना पड़ेगा। वेल एक एडवर्ब है, गुड एक एडजेक्टिव है। ठीक है, गुड बेटर बेस्ट होता है, ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है और गुड की जगह पर अगर आपको कोई एडवर्ब लिखना है तो वो वेल होता है। ठीक है, वेल एक एडवर्ब की तरह यूज़ करते हैं। दे आर ट्रेनिंग गुड और दे आर ट्रेनिंग वेल, दे आर ट्रेनिंग वेल। ठीक है, वर्ब के लिए आएगा तो ये आएगा। बी पार्ट में हम ये चेंजेस कर रहे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज नो डाउट दैट शी इज सीनियर देन मोस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स हियर। इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो सीनियर है बहुत सारे टीम मेंबर्स से। और बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आई होप आप में से भी मैक्सिमम लोगों को देखते ही आ गया होगा कि सीनियर लिखा है। सीनियर के साथ देन का इस्तेमाल नहीं करते, टू का इस्तेमाल करते हैं। कहीं पर भी ये सारे शब्दों को ध्यान से देख लो, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर वगैरह, इन सारे शब्दों को ध्यान से देख लो। इनमें से किसी के साथ भी देन का इस्तेमाल नहीं होगा, देन की जगह पर टू का इस्तेमाल होगा। ये करेक्शन हम करेंगे सी पार्ट में। एडजेक्टिव का टॉपिक है, ध्यान से देख लो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, वन शुड कीप हिमसेल्फ अवे फ्रॉम पीपल हु स्प्रेड नेगेटिविटी। जो लोग भी नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं उनसे हमें अपने आप को दूर रखना चाहिए। सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है वन। और जब भी किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर वन को यूज़ करते हैं ना भाई, तो वन के ना अपने शब्द अलग हैं। वन के लिए अगर मुझे पॉजेसिव बनाना है तो वन का पॉजेसिव अपना अलग है, वंस। वन के लिए अगर रिफ्लेक्सिव लिखना है तो वन का रिफ्लेक्सिव अपना अलग बनता है, वन सेल्फ। वन के साथ आप हिमसेल्फ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पर जो हिमसेल्फ लिखा है यही गलती है। वन के साथ मुझे वन का अपना शब्द यूज़ करना पड़ेगा, वन सेल्फ। वन शुड कीप वन सेल्फ। और यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ, वन के लिए अपने शब्द अलग होते हैं, ये एक बात है। एक और कंसेप्ट समझ लो, जरूरत इसकी भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पर वन के लिए वन सेल्फ आता है, ये एक चीज़ है। दूसरा रूल ये समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और यहाँ पर साथ में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो कि कीप अगर कहीं पर भी लिखा जाएगा ना भाई, तो कीप के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता ही नहीं है। इसको ध्यान से समझ लेना। अगर कीप की जगह कोई और वर्ब लिखी होती तो वन शुड कीप मतलब वन सेल्फ वहाँ पे आ जाता, लेकिन कीप अगर लिखा तो कीप के साथ तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखते ही नहीं है। तो यहाँ पर जरूरत मुझे वन सेल्फ की भी नहीं पड़ने वाली। वन शुड कीप अवे फ्रॉम पीपल हु स्प्रेड नेगेटिविटी। कीप के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब सेल्फ और सेल्फ वाले शब्द आते नहीं। अब आप बोलोगे सर ये कैसे याद होगा? तो भाई ये पूरे शब्द हैं, कीप, हाइड, बेद, ये कुछ लिस्ट ऑफ वर्ड्स हैं, ये वर्ब हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी नहीं आ सकता। ये याद करने वाला कंसेप्ट आपको याद करना है। बी पार्ट में हम ये चेंज कर रहे हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नॉट ओनली द गार्ड्स, नॉट ओनली लिखा हुआ है, नॉट ओनली के साथ गार्ड्स लिखा हुआ है, बट ऑल्सो लिखा हुआ है, बट ऑल्सो के साथ वार्डन लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखें। नॉट ओनली और बट ऑल्सो क्या है? कंजंक्शन है। तो किसको कनेक्ट कर रहे हैं? गार्ड्स को कनेक्ट कर रहे हैं, किसके साथ? वार्डन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। जब नॉट ओनली और बट ऑल्सो जब भी कंजंक्शन की तरह यूज होते हैं तो रूल ये है, बट ऑल्सो, तो रूल ये बनता है कि हेल्पिंग वर्ब जो भी लिखी जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आप जो भी लिखोगे यहाँ पर, वो हेल्पिंग वर्ब उस सब्जेक्ट के हिसाब से होगी जो उसके पास में होगा। ये हेल्पिंग वर्ब के पास में कौन होगा भाई? ये वाला होगा।
तो फिर इसके हिसाब से तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है हैव, वो वार्डन के हिसाब से आएगी। वार्डन तो सिंगुलर है, तो यहाँ पर हैव नहीं आएगा, हैव हट के उसकी जगह पर हैज़ हो जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है। नॉट ओनली द गार्ड्स बट ऑल्सो द वार्डन हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द एस्केप, ये यहाँ पर सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है जी, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, आई वॉज सो एग्जॉस्टेड दैट आई कुड नॉट हेल्प टू फॉल स्लीप ड्यूरिंग द लेक्चर। कह रहा मैं इतना थक गया था कि मैं लेक्चर के बीच में सोने को रोक ही नहीं पाया। सो एग्जॉस्टेड, सो के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब अगर कुछ लगाते तो उसके बाद दैट लगाते हैं, ठीक है। कुड नॉट हेल्प, कुड नॉट हेल्प ये समझना भाई, अगर कहीं पर भी कांट हेल्प या कुडंट हेल्प अगर कहीं पर भी लिखते हैं, बहुत फिक्स्ड फ्रेज है कि इनके बाद में अगर कोई भी वर्ब लगाते हैं तो ये वर्ब अपनी आईएनजी फॉर्म में आती है हमेशा। तो कुडंट हेल्प और कुड नॉट हेल्प लिखा है, टू फॉल लिखा है, टू फॉल नहीं आएगा सर, इसकी जगह पर फॉलिंग लिखा जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। अगेन याद करने वाली चीज़, आप बोलोगे सर ये कैसे याद होगा, इसकी भी लिस्ट है क्या? हाँ जी, इसकी भी लिस्ट है। ये सारे एक्सप्रेशन है, देखो कांट हेल्प कुडंट हेल्प तो हो ही गया। उसके अलावा अगर आप कांट स्टैंड लिखेंगे, कुडंट स्टैंड लिखेंगे तो भी आईएनजी फॉर्म आती है। स्पेंड वंस टाइम, वेस्ट वंस टाइम, या स्पेंड वंस मनी, वेस्ट वंस मनी, इट इज़ नो यूज़, इट इज़ नो गुड, इन सारे फ्रेजेस के बाद में अगर आप वर्ब लिखोगे तो ये वर्ब हमेशा अपनी आईएनजी फॉर्म में आएगी। यहाँ पर टू का इस्तेमाल नहीं होगा, टू प्लस V1 को हटा करके, ध्यान से समझना, टू प्लस V1 अगर लिखा है तो उस पूरे को हटा करके उसकी जगह पर आईएनजी फॉर्म लिखा जाएगा। टू फॉल की जगह फॉलिंग आएगा। कुडंट हेल्प फॉलिंग स्लीप, सोने से खुद को नहीं रोक पाया वो व्यक्ति। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इफ़ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर, अब ये मैंने आपको कई बार करा दिया है, ये रूल हम कई बार पढ़ चुके हैं, शायद आपको याद होगा अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखें कि इफ़ के साथ अगर आपने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी, कंडीशनल सेंटेंस है, थर्ड कंडीशनल भी बोलते हैं इसको, तो अगला सेंटेंस जो लिखा जाएगा उसमें सब्जेक्ट के बाद आप वुड का यूज़ करेंगे और वुड के साथ हैव का यूज़ करेंगे और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, वुड हैव का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर इफ़ के साथ हैड तो लिखा है और टोल्ड भी लिखा है, तो यहाँ पर विल हैव नहीं आएगा, इस विल हैव की जगह पर यहाँ पर वुड हैव का यूज़ करना पड़ेगा। इस विल की जगह पर यहाँ पर वुड लगा देंगे। इफ़ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर आई वुड हैव जॉइंड यू, ये करेक्शन होगा और ये सारा करेक्शन हम कहाँ पर कर रहे हैं? करेक्शन बी पार्ट में कर रहे हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। दिस इज द मैन हुम आई बिलीव कैन लीड द टीम टू विक्ट्री, ये वो आदमी है जो मुझे लगता है कि टीम को जीत की तरफ लेकर के जा सकता है। अब यहाँ पर देखो होम लिखा हुआ है, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए लिखा है भाई? होम के लिए लिखा, मैन के लिए लिखा हुआ है, मैन के लिए होम लिखा हुआ है। हु या होम का डिफरेंस आपको बता देता हूँ। हु और होम कई बार सवाल बनता है इनके ऊपर। हु सब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है, होम ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। अगर इस व्यक्ति ने, जिसके लिए भी ये लिखा हुआ, अगर इस व्यक्ति ने आगे कोई काम किया होगा, आई बिलीव, यहाँ पर तो सब ये वर्ब और ये सब्जेक्ट, ये वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, लेकिन ये जो कैन लीड द टीम टू विक्ट्री, ये किसके बारे में लिखा हुआ है? कौन टीम को जीत की तरफ ले जा सकता है? वो तो ये आदमी ले जाएगा ना भाई। मैं तो सिर्फ सोच रहा हूँ, मैं तो सिर्फ मान रहा हूँ, मैं तो सिर्फ विश्वास कर रहा हूँ, लेकिन टीम को विक्ट्री की तरफ कौन लीड करेगा? वो ये आदमी लीड करेगा। और जब ये आदमी टीम को विक्ट्री की तरफ लीड करेगा तो मतलब ये आदमी कुछ काम कर रहा है। ये आदमी सब्जेक्ट है इस वर्ब का, लीड जो वर्ब है, इस लीड वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? ये आदमी है। और अगर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। आप ध्यान से देखो, होम की जगह पर हु लिखा जाएगा। दिस इज द मैन हु आई बिलीव कैन लीड द टीम टू विक्ट्री। ऐसी जगह पर आपको कहीं पर थोड़ा सा डाउट भी हो रहा है, तो इसका आंसर है, आई होप आप देख लोगे इसको ध्यान से। लेकिन अगर आपको डाउट भी हो रहा है, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। अगर आप इस सेंटेंस में से आई बिलीव को नहीं पढ़ोगे ना, आई बिलीव को एक बार के लिए हटा करके पढ़ के देखो सेंटेंस को, तब आपको अपने आप आंसर दिख जाएगा। दिस इज द मैन हुम कैन नहीं, तो इस केस में आपको अपने आप ही दिख जाएगा, होम नहीं आएगा भाई, हु लगाओ। दिस इज द मैन हु कैन लीड द टीम टू विक्ट्री। आई बिलीव, आई सपोज, आई प्रिज्यूम, आई थिंक, वी सपोज, ये बीच में इंटेंशनली ऐड कर दिए जाते हैं ताकि वो आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में दिक्कत आ जाए। तो हम यहाँ पर होम को हटा देंगे और होम की जगह पर हम क्या लिख देंगे? हु लिख देंगे। ये करेक्शन हम बी पार्ट में कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। एज मच एज ही ट्राइड ही कुडंट एबल टू कन्विंस द पैनल अबाउट हिज प्लान, वो अपने प्लान के लिए पैनल को कन्विंस नहीं कर पाया, चाहे उसने कितना भी ट्राई कर लिया। बहुत सिंपल सा आंसर है कि कहीं भी कुड या कैन अगर यूज़ करते हैं, कहीं भी हम कैन या कुड को यूज़ करते हैं तो इनके साथ में कभी भी एबल का इस्तेमाल नहीं कर सकते भैया। टू का भी यूज़ नहीं करना, एबल का भी यूज़ नहीं करना, सबको हटा दो। ही कुडंट कन्विंस द पैनल। कैन या कुड डायरेक्ट रूल है, ध्यान रखना। कैन या कुड कहीं भी आता है तो एबल नहीं आता, मोडाल्स के अंदर पढ़ते हैं। कैन या कुड का मतलब ही होता है एबिलिटी। आई कैन डू दिस मतलब मैं एबल हूँ ये काम करने के लिए, आई कुडंट डू दिस मतलब मैं एबल नहीं था। तो कैन और कुड के साथ कभी भी एबल और टू का इस्तेमाल नहीं करते। ये करेक्शन हमने किया बी पार्ट में। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और ये हमारा आखिरी सवाल है। इट्स टाइम वी लीव द वेन्यू। इट्स टाइम वी लीव द वेन्यू, हमने ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट पहले भी पढ़ा हुआ है। अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में इट्स टाइम, इट इज़ हाई टाइम, नाउ टाइम, राइट टाइम, अबाउट टाइम, अगर इनमें से कोई भी फ्रेज आता है तो उसके साथ कोई भी सब्जेक्ट लिखा होगा ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी जाती है। ये रूल है, ठीक है। मैं इसको एक बार फिर से लिख देता हूँ साफ साफ। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, यहाँ पर मुझे वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी होगी और लीव की सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट। कहीं पर भी अगर इट्स टाइम लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देख लो, अगर कहीं पर भी इट्स टाइम लिखा है और अगर इसके बाद में कोई भी सब्जेक्ट लिखा है
अगर इसके बाद में कोई भी सब्जेक्ट लिखा है तो वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। और ये पास्ट टेंस की बात नहीं करता, ये पास्ट टेंस की बात नहीं करता। आप इस स्ट्रक्चर को देखो, अगर मैंने कहा इट्स टाइम आई वेंट देयर, इट्स टाइम आई वेंट देयर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वहाँ गया था, इसका मतलब है कि अब समय हो गया कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, मुझे वहाँ जाना चाहिए। और यही सेंटेंस आपको कैसे दिया जाएगा, यही सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा इट्स टाइम आई, ये सेंटेंस आपको दे देगा वो शुड गो देयर, इस टाइम आई शुड गो देयर, वो ऐसे करके लिख के दे देगा। और यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, अगर इट्स टाइम या नाउ टाइम राइट टाइम के बाद शुड गो लगा दिया तो वो गलती हो जाएगी, उसकी जगह पर हमें वेंट लिखना पड़ेगा। ये सिर्फ तब है जब इट्स टाइम, हाई टाइम, नाउ टाइम, राइट टाइम वगैरह इनसे अगर आपने सेंटेंस की शुरुआत की तो, पर्टिकुलर बिगिनिंग है इनके साथ होगा तभी ये रूल अप्लाई होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया हो तो ठीक है, अगर आ गया हो तो ऐसा कोई सेंटेंस अपना जरूर बनाना। ये हमारे 10 क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो जाते हैं, अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने वीडियो यहाँ तक पूरी देखी है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर ये सेशन, ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करो, मैं इसको आगे कंटिन्यू रखूँगा। और आपके फीडबैक्स या रिक्वेस्ट जो मेरे पास आ रही है अलग अलग और भी सीरीज शुरू करने की, आई वुड ट्राई एंड स्टार्ट देम एज वेल। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, जय हिंद।